खबर यूपी के बस्ती जिले से है, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नगर पालिका परिषद नगर पंचायत मुंडेरवा पोलिंग बूथों का अपर पुलिस अधीक्षक और सीडीओ क्षेत्राधिकारी सदर के साथ निरीक्षण किया गया और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर फर्रुखाबाद जिले से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी सुमन सक्सेना के कार्यालय में देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे चुनाव कार्यालय में लगा टेंट और टेंट का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने से चुनाव कार्यालय में रखी चुनावी सामग्री भी जलकर राख हो गई। बता दें कि सुबह जानकारी मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमन सक्सेना के पति प्रदीप कुमार सक्सेना मौके पर पहुंचे और चुनाव कार्यालय में आग लगाने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना आपके साथ हुई आज? ये कल 11:30-12 बजे के बीच में तक तो हम यहाँ रहे हैं, बाहर बैठे रहे। हमारे सब पदाधिकारी भी बैठते हैं। रोज ही हम लोग 12 के बाद ही घर जाते हैं अंदर। फिर उसके बाद हम अंदर जाके लेट गए। जाके सुबह जब हम उठे हैं 6:30 के लगभग, तो हमने ये सब जला हुआ देखा। इसमें आग लगाई गई है और रंजिशन आग लगाई गई है, क्योंकि यहाँ कोई आग का कोई काम नहीं है और ना कोई मतलब था। यार रंजिशन आग लगाई गई, इसलिए लगाई गई, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी 5 दिन पहले मेरे चुनाव प्रचार के दौरान मोटरसाइकिल पे मेरी पत्नी का स्टिकर जो लगा था चुनाव चिन्ह सहित, भाई जब नई बस्ती में एक वर्मा जी हैं, महेश वर्मा जी, दिव्या ज्वेलर्स वालों के यहाँ बैठा था, उनसे बात कर रहा था, तो एक मुस्लिम आया, उसने मेरी मोटरसाइकिलों पे 10-12 डंडे मारे और सब लाइट तोड़ दी, सारा काम ब्रेक के तोड़ दी। जब हमने उससे कहा कि ये क्या कर रहा है तो गाली देने लगा। उसके बाद फिर हमने उसे पकड़ लिया, पुलिस को सूचना दी, पुलिस उसे पकड़ के ले गई, उसका चालान किया था। तो हमें ये खूब मालूम है, मुझे ये चुनाव से भटकाने के लिए और चुनाव में रोकने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। और ये कौन कर सकता है, ये पूरी कायमगंज की जनता जानती है। ये पूरी कायमगंज की जनता जानती है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना हमने दी, इंस्पेक्टर साहब को फोन किया था, उनका फोन उठा नहीं। उसके बाद हमने अपने कस्बा चौकी इंचार्ज त्रिपाठी जी को फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, मगर वो इस समय फतेहगढ़ में है। उन्होंने क्या अभी हम दरोगा जी को घटना आपके साथ हुई आज? खबर अमेठी से, जहां एक युवक ने छात्रा को पकड़कर नहर में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि एक तरफा प्यार में पागल युवक ने स्कूल से घर वापस लौट रही छात्रा को जबरन पकड़कर नहर में कूदकर जान दे दी। नहर में डूबने से दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ढूंढा। पुलिस के प्रयासों के बाद आज सुबह नहर में दोनों शव को पुलिस मिला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धार जिले के निसरपुर में एक वर्ग विशेष के द्वारा आवंटित निजी भूखंड 2711 पर मस्जिद मदरसा का है निर्माण किया जा रहा है। वहीं जिस जगह पर मस्जिद मदरसा निर्माण को लेकर हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है, साथ ये भी बताया गया कि उस निर्माणाधीन भवन के आसपास शासकीय कन्या विद्यालय कन्या परिषद दशहरा मैदान बालिकाओं का खेल मैदान स्थित है। मस्जिद मदरसा निर्माण होने के बाद सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की आशंका के चलते जिस जगह मस्जिद मदरसा का निर्माण हो रहा है वहां हिंदू आबादी क्षेत्र होने से हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर हिंदू समाज जनों ने स्वतः ही अपने व्यापार व्यवसाय कामकाज बंद करके सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर राजस्व एसडीएम शिवम प्रजापति को निसरपुर चौकी में ज्ञापन देकर हिंदू समाज की ओर से चेतावनी देते हुए तत्काल अवैध निर्माण को रोकने की मांग की है। इस अवसर पर राजस्व विभाग एवं एसडीओपी धीरज बब्बर, थाना प्रभारी ब्रजेश मालविया के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। हम सबको भी पता है कि, और आप सभी दुनिया के स्थानीय है और सनातनी है, अब यहाँ पर जो एक 2711 भूखंड है उस पे अवैध रूप से मदरसा का निर्माण हो रहा है और मदरसा से मस्जिद में परिवर्तन के इस प्रकार कर देते हैं। पहले मदरसा बनाते हैं, उसके बाद मस्जिद, और उसके ऊपर 10-10, 20-20 सील में बांध देते हैं, है ना। और हिंदू समाज वहां, जबकि इनको पहले एक आवंटित एक दिया ज्ञापन दे दिया गया है कि एक अन्य मस्जिद और निर्माण किया जा रहा है, क्या है?
इसमें कस्बा नितरपुर में जो एनवीडीए द्वारा तुरंत आवेदन किया गया था, जिस तरह से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो इसमें अवैध रूप से मदरसे का निर्माण कर रहे हैं, इस संबंध में प्रशासन के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में दिए गए तथ्यों को जो है जांच करके इसमें जगह निकाल। आज जो इंडिया में जो खबर वाराणसी से है, जहां श्रद्धालुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है और बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक काशी भ्रमण करने आ रहे हैं। गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर लोग स्नान और पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और साथ साथ पर्यटक बोटिंग भी करते हैं। इस दौरान कई बार डूबने की घटनाएं भी होती रहती है। हालांकि घाटों पर मौजूद लोगों, नाविकों व मल्लाहों द्वारा डूबने वालों के लिए बहुमूल्य जीवन को बचाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन प्राथमिक उपचार व घरेलू संसाधनों से बचाव उपकरण बनाने की प्रक्रिया का सही ज्ञान न होने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज जो इंडिया ने जो प्रोग्राम किया है, आपने क्या क्या सीखा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी, हम राजघाट के नाविक समाज के लोग हैं और हमारे सामने अगर कोई लोग डूबते रहते हैं तो हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं लोगों को बचाने का, और हमेशा से करते आए हैं। उसमें भी हमें जानकारी कुछ अभाव थी, जो कि आज एनडीआरएफ की टीम ने हम लोगों को जानकारी से अवगत कराया है कि अगर आप किसी को बचाने जा रहे हैं, कोई बम्बू अगर डाल रहे हैं तो किस तरह सावधानी पूर्वक आप लेट जाएं ताकि आप बम्बू के साथ पानी में न चले जाएं। अगर आप रास्ता फेंक रहे हैं तो रास्ता पानी के बहाव की दिशा के उल्टे तरफ डालिए ताकि वो रास्ता जाकर उस डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंच जाए, ताकि आप रस्सी को और ढील दें ताकि लंबा चले जाए। और भी जैसे ट्यूब हो गया, ट्यूब में छेद ना हो पाए, अगर बोतल है, छोटी छोटी बोतल होते हैं पानी वाले, उसको भी आप रस्सी में 4-5-6 बोतल बांध कर शरीर में बांध दे तो उससे भी आप तैर सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी हम लोगों को दी है और हम लोग हमेशा इस तरह लोगों को बचाने का काम करें। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 11 नंबर बटालियन वाराणसी की टीम की तरफ से श्री मनोज कुमार शर्मा डीआईजी महोदय के नेतृत्व में बनारस के अलग अलग घाटों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि अभी जैसा मानसून के समय में आ रहा है, मानसून के समय में लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जा सके। अगर बनारस में देखिए अलग अलग घाटों पर ड्राउनिंग केस होते रहती है आए दिन, क्योंकि बनारस में लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए आज यहाँ पर राजघाट पे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें यहाँ पे लोकल जनता और लोकल बोर्ड हैंडलर ये सभी लोग मौजूद थे। इनको अलग अलग तरीके से टेक्निक सिखाया गया। लोकल संसाधन के माध्यम से अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करके जो भी व्यक्ति डूब रहा है उसे हम कैसे सुरक्षित निकाल सकते हैं। इन केस अगर कोई व्यक्ति डूब गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी की हालत में है, तो उसे कैसे हम सीपीआर देके उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग जो है लोकल लोगों को यहाँ दिया गया और इसी तरह की ट्रेनिंग आगे बनारस में सभी घाटों पर दिया जा रहा है एवं अलग अलग जिलों में जाकर एनडीआरएफ की टीम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि मानसून से पहले लोगों को जागरूक किया जा सके और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम घटना हो। एक कोई डूब रहा है तो उसे सुरक्षित वहाँ आसानी से बचाया जा सके। थैंक यू। आज जो इंडिया ने जो प्रोग्राम किया है, आपने क्या क्या सीखा, थोड़ा बताइए इसके। खबर मथुरा से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर जो रोक लगाने की बात कही गई है, उसके विरोध में आज मथुरा जनपद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा, बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का विरोध करते हैं जो लोग बजरंग दल के बारे में गलत बात किया करते हैं। उनका कहना है कि बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है जिसके द्वारा हमेशा हिंदूवादी लोगों का सहयोग किया गया है। हम योगी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को चयनित करके कार्रवाई करें। राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देते हुए कांग्रेस की जो कर्नाटक की सरकार थी, उसने अपने घोषणा पत्र के अंदर पीएफआई जैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन से बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन की और एक धार्मिक संगठन की तुलना करते हुए बजरंग दल के ऊपर कर्नाटक चुनाव में विजय होने के बाद प्रतिबंध लगाने की जो उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो लोगों कर्नाटक की जनता से और मुसलमानों से जो वादा किया, इसके विरोध में पूरे देश भर के अंदर मंगल भवन अमंगल हारी के तहत आज पूरे देश भर के अंदर हनुमान चालीसा का बजरंग दल के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि जिनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हनुमान जी जो है बुद्धि के भी बल बुद्धि देहु मोही वाले देखता है, ये बल के साथ साथ बुद्धि भी देते हैं, तो इनकी जो दूषित बुद्धि है वो शुद्ध हो जाए। इसी को लेकर पूरे देश भर के अंदर आज बजरंग दल के आह्वान पर पूरा देश जो है वो इस तरीके जीआरपी के द्वारा चलाया गया अभियान, जिसमें पिछले 2-3 साल से जितने भी मोबाइल की कंप्लेंट थी उसको बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सौंपा गया।
आगरा जीआरपी के द्वारा लगभग 258 मोबाइल जिनकी कीमत 40 लाख रुपए लगभग बताई जा रही है, जहां अलग अलग राज्यों से मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल स्वामियों को फोन के द्वारा मोबाइल रिकवरी की जानकारी दी गई, वहीं उनका मोबाइल सौंप दिया गया। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। हाँ जी, कैसे चला गया मोबाइल? जी, मैं देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा था, देहरादून से मैं कानपुर के लिए जा रहा था। तो टूंडला के पास ट्रेन रुकी, स्टेशन से चली, तो उसके बाद फ़ोन मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ था सीट पे। तो उसने हाथ डाल के, गेट लॉक था और गेट पे खड़े होके और हाथ डाल के छीन लिया था फ़ोन, ट्रेन से निकाल लिया था। तो ये मेरा सितंबर 2021 में खोया था ये फ़ोन, और अब जाके ये मुझे उम्मीद तो नहीं थी मुझे। मैंने उसके जो कवर वगैरह थे वो सब मैंने हटा ही दिए थे, मुझे नहीं लगा था मिलेगा। इवन मैं उसका डब्बा भी फेंकने वाला था, लेकिन वो रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब फ़ोन मिल गया आज। तो आपको यहाँ जीआरपी से फ़ोन पहुँचा क्या? जी हाँ, मेरे पास मतलब पहले भी सितंबर में भी फ़ोन आया था एक बार कि मतलब आपका फ़ोन कैसे खोया, क्या खोया। तो उन्होंने मुझसे इंक्वायरी करी, उसके बाद कहा कि आपका फ़ोन मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो 2 दिन पहले मतलब मेरे पास फ़ोन आया कि आपको 10 तारीख को गया, यहाँ से फ़ोन लीजिए, आपका फ़ोन रिकवर हो गया। नेहा मीना, मैं टूंडला में रहती हूँ और मैं वडोदरा में पढ़ती हूँ। तो वडोदरा से टूंडला घर आ रही थी, तो टूंडला जंक्शन पे अवध एक्सप्रेस ट्रेन आती है, उस पे से मैं उतर रही थी वापस। तो जैसे ही उतर रही थी उस टाइम में जेब से छीन लिया फ़ोन, पता नहीं कैसे फिर निकल गया था, ने क्या किया। संभावना थी आपको मोबाइल मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, एक विशेष अभियान हमने चलाया था जिसमें मार्च और अप्रैल महीने में जितने भी हमारे यहाँ गुमशुदा मोबाइल थे और जो क्राइम से रिलेटेड थे, उसके लिए विशेष अभियान में 258 मोबाइल फ़ोन जो है वो हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसमें 192 जो है गुमशुदगी से रिलेटेड हैं और 66 के आसपास जो है वो क्राइम से रिलेटेड हैं। और इस बार का जो हमने फोकस रखा था कि यूपी से बाहर जो अलग अलग स्टेट में जो मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में चल रहे थे, राजस्थान में चल रहे थे, बिहार चल रहे थे, मध्य प्रदेश चल रहे थे, उत्तराखंड चल रहे थे, दिल्ली चल रहे थे, तो जो अदर स्टेट में जो मोबाइल फ़ोन चल रहे थे उनको हम लोगों ने विशेष अभियान में उनको शामिल किया था और वो सारे मोबाइल फ़ोन जो है बरामद करके आज जो उनके स्वामी हैं उनको जो है ये सुपुर्द किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 40 लाख के आसपास जो है वो होगी। कहाँ से लोग आए हैं अपने मोबाइल लेने के लिए? देखिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। कुछ लोग बनारस से आए हैं, कुछ लोग मुरैना से आए हैं, कुछ फिरोजाबाद, हाथरस, कुछ आगरा से आए हैं। तो अलग अलग जो यूपी के अलग अलग ज़िले हैं वहाँ से लोग आए हैं और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको हम लोग उनके घर तक भी ये मोबाइल फ़ोन जो है वो पहुँचाएंगे। सर, मोबाइल जिन लोगों से पकड़े हैं वो क्या वो जीनियस क्राइम कर रहे थे या नॉर्मल लोग थे जो चोरी करने वाले? नहीं, जैसे कई बार होता है कि फ़ोन जो है वो आदमी का गिर जाता है और वो आदमी जो है कोई दूसरा ले करके उसका यूज़ जो है वो करता है। तो जो भी इस तरीके के थे और जो क्राइम से रिलेटेड हैं उसमें तो जो भी उसमें अपराधी थे उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है।